हेलो मेरे सखा और मेरे सखियों। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। ये गाइस मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। हम लोग इससे पहले इस मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो चैप्टर पहले कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आपको एटम्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट करना है इस सेशन को देखकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई वाला चैप्टर भी, न्यूक्लियर वाला जो टॉपिक है उसको करने वाले हैं एंड पूरा मॉडर्न फिजिक्स 1 और 2 हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एटम्स के बारे में, यहाँ पे इस चैप्टर में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एटम्स का यहाँ पे इवॉल्व हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, सब पार्टिकल के बारे में यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, क्या नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स, डीपीपीज वगैरह, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे पास। तो गाइज आपको स्क्रीन विजिबल होगा। अब जो है हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे एटम्स के बारे में बात हुई थी, तो थॉमसन सर जी ने आके अपना एक जो है यहाँ पे उन्होंने कहा था, तो थॉमसन्स का एक उन्होंने मॉडल बनाया था एटम्स के बारे में, और जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या फिर हमारे पास वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। थॉमसन मॉडल में गाइस, मैं क्योंकि ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आ चुके हो आप सब, तो मैं इसमें पूरे डेप्थ में ना जाके सिर्फ मोटा मोटी जो मेन मेन पॉइंट उन्होंने बोले थे वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो थॉमसन सर जी ने आके कहा कि एटम जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली हमारे पास न्यूट्रल मॉडल होते हैं, या हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं। और ये गाइज हमारे पास जो है इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पाया गया था। इनके हिसाब से इन्होंने कमेंट किया था पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सब कुछ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, बट नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली रैंडमली प्लेस्ड है। क्या है? रैंडमली यहाँ पे हमारे पास प्लेस्ड है। इन्होंने ये कहा, ठीक है, इन्होंने ये कहा। इतना कह के, और इन्होंने कहा था कि जो रेडियस है, इन्होंने रेडियस रफली कैलकुलेट करके इन्होंने कहा था रेडियस इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के आसपास का हमारे पास यहाँ पे रेडियस है एटम का, ठीक है। क्या क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं उन्होंने कहा। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है, एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास रैंडमली प्लेस्ड होता है। 10⁻⁻10 का हमारे पास यहाँ पे क्या है, उनका साइज पाया गया था, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है इसके बाद हमारे पास आए रदरफोर्ड साहब जी, ठीक है। रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, उनका योगदान बहुत था, बिकॉज वो हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट थे, तो इनका सारा योगदान इनको दिया गया, उनको भी दिया गया ऑफकोर्स, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो हमारे पास स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक उन्होंने किया था। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पे उन्होंने एक, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये जो है एक लेड बॉक्स है, जहाँ पे लेड की जो है यहाँ पे कंटेनर है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा डीके होता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकलती है। इस लेड बॉक्स से जो है अल्फा पार्टिकल्स जब निकलती है ऐसे, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल के क्या होती है, एक जगह यहाँ पे उन्होंने एक क्या रखा था, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे उन्होंने क्या रखा था, आगे जाके उन्होंने एक गोल्ड का, यहाँ पे आप देख सकते हो एक गोल्ड का फॉइल इन्होंने बना दिया था। ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉइल। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, इसके भी एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इसकी थिकनेस जो है थी वो बहुत कम थी, इसीलिए हमारे पास इसको लिया गया था। और ये गोल्ड जो है बहुत ही हैवी एटम है, इसीलिए भी इसको लिया गया था गोल्ड जो है यहाँ पे हमारे पास गोल्ड का फॉइल, ठीक है। अब ये एक हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के रखा था, जिसके अंदर ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसको ZNS का स्क्रीन है ये गाइस। क्या है, ZNS का स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे लिया गया था। ZNS स्क्रीन इसीलिए लिया जाता है बिकॉज ये जो है हमारे पास सेंटिलेशन शो करता है। अब इस सेंटिलेशन क्या होता है ये भी आप पूछोगे। यहाँ पे इसीलिए लिया गया था बिकॉज यहाँ पे सेंटिलेशन होता है, सेंटिलेशन हमारे पास यहाँ पे होता है। सर ये सिंटिलेशन क्या होता है ये बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सिंटिलेशन जो होता है, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जो कलर हमारे पास वॉश आउट नहीं होता है, जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इसके ऊपर गिरेगी, इस फॉइल के ऊपर गिरेगी, तो वो स्कैटर होगी, जो भी रिफ्लेक्ट होगा जो भी होगा। पर इसके सिंटिलेशन में क्या होता है, कलर फेड नहीं होता, कलर वॉश आउट, कलर वॉश आउट व्हेन अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट,
मतलब जब उसके पास हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल उस पर चिपकेंगे या लगेंगे उस पर, तो उसका कलर जो है यहाँ पे वॉश आउट हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक वहाँ पे किया था। तो होता क्या है बेसिकली, जब इन्होंने लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, मतलब अल्फा पार्टिकल एक एक करके निकले, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, आर पार हो गए, यहाँ पे ऐसे चले गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल्स में स्कैटर हो गए, कुछ इस तरह से आके ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, कुछ हमारे पास ऐसे हो गया, स्कैटर हो गया डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, ऐसे गए एंड वापस वहीं से आ गए, वापस वापस सेम 180 डिग्री में वापस आ गए, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि ये तीन एक्सपेरिमेंट, इन तीन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नोट किया, ठीक है। या उन्होंने कहा था ये कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी मेजरली सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, मतलब आगे निकल के स्ट्रेट, निकल के स्ट्रेट, स्कैटर स्ट्रेट, ठीक है। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, डेविएटेड इन डेविएटेड इन स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल में जो है वो डेविएट हो गए, एंड वन इन एवरी 8। और उन्होंने देखा कि 8,000 जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो है अल्फा पार्टिकल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल हमारे पास 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएटेड मोर देन 180 डिग्री में, डेविएटेड मोर देन 180 डिग्री से, ये जो है 90 डिग्री, सॉरी, मोर देन 90 डिग्री से यहाँ पे डेविएट हो रहे हैं, इन्होंने कुछ देखा था ये सब, ठीक है। और बाकी बहुत सारे जो है यहाँ पे स्ट्रेट अवे बाहर जो है वापस 180 डिग्री में भी डेविएट हो गए थे, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चीज बता दिया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एंगल जो मैं बता रहा था आपको, और उसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, और कुछ और चीजें ही बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल सीधा हमारे पास जाना चाहिए, मैं एक स्ट्रेट यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। पर क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डेविएट हो गए, ठीक है। अब डेविएट हो गए तो ये जो एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, इसी को उन्होंने थीटा एंगल बोल दिया है। एंड थीटा जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हमारे पास थीटा एंगल जो है वो स्कैटरिंग का एंगल हो गया। साथ में ये जो है हमारे पास जब एटम ऑफ कोर्स लग के यहाँ पे स्कैटर हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ द एटम, ओके। तो ये जो एन थीटा है, ये भी उन्होंने कहा था कि जो एन थीटा है, नंबर ऑफ हमारे पास थीटा, नंबर ऑफ पर स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा बाई टू के प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका एप्लीकेशन लेके। जो एन है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा में कितने जो है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे एन थीटा है। एक चीज और पूछी जाती है, मैंने इसको 1 दे देता हूँ। दूसरा जो पूछा जाता है आप सबसे वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज जो होती है +2 का होता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जा रही है वेलोसिटी v के साथ, ये जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जो कि पहले पता नहीं था, मान लेता हूँ ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस तो होगा, वो बाद में पता चला, बट तब पता नहीं था। तो मान लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग गोल्ड फॉइल का जो भी है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे वो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके वो रेस्ट में हो जाएगा। मान लेते हैं जो डिस्टेंस है इसका, ये हमारे पास आर ई मान लेता हूँ मैं इसको, और यही जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। मेरे को अगर ये डिस्टेंस आर ई ना ऐसे आर नॉट मान लेता हूँ, चलो ये जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है। और इसको मैं एक सेंट्रल लाइन देता हूँ जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये सेंट्रल लाइन है जहाँ से वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल लाइन है, ओके सर जी, सेंट्रल लाइन है हमारे पास इधर, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, आपको सबको पता है QE के बराबर हमारे पास इधर फोर्स एक लग रहा होगा। क्योंकि ये जो है v हमारे पास इनिशियल स्पीड है एंड फाइनल स्पीड v नो जो है यहाँ पे हो जाएगी 0 हो जाएगी फाइनल स्पीड, जहाँ पे वो रेस्ट में आ जाएगा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कर देता हूँ, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल कर देता हूँ,
तो हमें पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो था, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल जो है वो जीरो हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के जेड ई टू ई के जेड ई टू ई अपॉन आर नॉट के बराबर। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको, आप इसको सॉल्व जब आप करोगे, ऑफकोर्स ये हमारे पास स्क्वायर होगा, सॉरी आर नॉट ही होगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो आर नॉट की वैल्यू जो है आपके पास हंसते खेलते आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सिर्फ एनर्जी को कंजर्व किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया है। चिंता मत करिए, मैं आपको लास्ट में और दो तीन हमें और भी इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, एंड लास्टली मैं आपको यहाँ पे तीनों जो ये एन थीटा वाला है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये तीनों का फॉर्मूला मैं आपको लिख के यहाँ पे एक जगह दे दूंगा, तो आपको चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है ये इम्पैक्ट पैरामीटर? क्या होता है सर जी बताइए पहले तो। इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है, अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट पैरामीटर की, तो ये होता है गाइज हमारे पास जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वेलोसिटी टू सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोला इंग्लिश तो गाइज सर आपने बोल दिया, बट पहले बताइए क्या होता है। ये हमारे पास क्या था, सेंट्रल लाइन था, सेंट्रल लाइन हमारे पास इधर था। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गंदा हैंड राइटिंग के लिए मेरे को माफ करना, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई ना। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल लाइन है। ठीक है, सेंट्रल हमारे पास इधर लाइन मैंने बना दिया है, और यहाँ पे मैं एटम को हमारे पास बना देता हूँ। ओके सर जी, बना दिया आपने। ये जो है हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, या फिर अल्फा पार्टिकल यहाँ से ना आके यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का सेंट्रल लाइन से। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस at very large distance from nucleus, of course large distance। न्यूक्लियस का स्पेलिंग लिख देता हूँ, अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है गाइस, ये डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो बी होता है ना, ये जो बी हमारे पास डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बराबर है। आप सबको मैंने बताया था। और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जेड ई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे फिर थीटा बाई टू, क्या थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू, ऑफकोर्स कॉट थीटा बाई टू अपॉन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा नहीं गया है, फिर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने जो बताया था समरी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन से फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं बताने के लिए, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। फिर भी आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो है हमारे पास जो ध्यान रखने वाली चीज है, क्या ध्यान रखने वाली चीज है, एन थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमारे पास आर नॉट की वैल्यू जो है डेट इज 4 के जेड स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है सर जी। एंड थर्डली जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये तीन आपको यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है। अभी तक हम लोगों ने सारी बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम अपने बोहर्स मॉडल में। क्या बोहर्स मॉडल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो है पूरा चैप्टर में जो है चैप्टर का बेस जो है इसी से हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो गाइज अगर मैं बोहर्स मॉडल की बात करूं, बोहर्स मॉडल जो है गाइज वो हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। सर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होते हैं, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, या फिर इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही गाइज ये हमारे पास वैलिड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, डेट इज इक्वल टू हमारे पास हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
दैट 1 1, या फिर हमारे पास यहाँ पे H अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। या फिर लिथियम, लिथियम हमारे पास यहाँ पे 3 6++, ऐसे वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसी के लिए ही हमारे पास ये वैलिड है क्या, अल्फा पार्टिकल बोर मॉडल। तो गाइस बोहर सर जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो है हमारे पास बोहर मॉडल इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। एंड उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बात जब छिड़ गया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड फिक्स्ड, क्या बोला ये गाइस, आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, फिक्स्ड स्टेशनरी, फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रिवॉल्व करती है। तो मैं इस थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे ध्यान रख सके ये चीज़, ये लाइन को, ठीक है, ये पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास रिक्वायर होता है ड्यू टू कोलम्बियन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा सेंट्रीपिटल फोर्स is required as due to Coulombian हमारे पास force of attraction between electron and nucleus, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है उसके बीच। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये जो है फॉर्मूला रिलेशन दिया, KZE² अपॉन R² इज इक्वल टू MV² अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये इन्होंने एक हमारे पास यहाँ पे दिया। सेकंड जो इन्होंने लॉ दिया, या आप कह सकते हो कि सेकंड जो इन्होंने हमारे पास स्टेटमेंट पास किया वो क्या था, स्टेटमेंट जो था दैट इज 2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हमारे पास h/2π। इन्होंने क्या क्या, अगर मैं न्यूमेरिकली यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू mvr, और वी कैन से दैट इज nh/2π। n ये है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कोई इंटीजर, n कोई इंटीजर है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। तो इन्होंने मोटा मोटी बात ये की जो L है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्या है, क्वांटाइज्ड है। उन्होंने मोटा मोटी बात ये बोला कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। एक थर्ड हमारे पास यहाँ पे भी उन्होंने उन्होंने स्टेटमेंट पास किया था, एंड वो स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको लिखवा के कोशिश करता हूँ बताने की, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि हमारे पास एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, व्हेनेवर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है, इट अब्जॉर्ब्स या फिर एमिट्स रेडिएशन ऑफ एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी ऑफ जो भी लेवल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इंग्लिश तो भी बोल दिया है, आपको लिख के भी बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ क्या होगा। उन्होंने कहा कि एवरी ऑर्बिट, जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं, जो एटम्स के ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है सर जी, वो क्या होते हैं, हैज फिक्स्ड एनर्जी whenever हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स और डी एक्साइट्स, इट एब्जॉर्ब्स और हमारे पास या तो एब्जॉर्ब करेगा और एमिट रेडिएशन, जिसे हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने ये थर्ड हमारे पास एक लॉ दिया था। अब जो है मेन मुद्दा फॉर्मुलेज को हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं, जो फॉर्मुलेज आए थे, रेडियस इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो जिसको ये चीज में पकड़ आ गई वो पूरा हमारे पास चैप्टर को कर लेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं क्या, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जो भी हमारे पास एटम्स है उसके पास ऑर्बिट्स होती हैं। अब उस ऑर्बिट्स में जो रेडियस है, nth ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट होगा उस एटम में, उसका जो हमारे पास nth ऑर्बिट आपको जिसे हम लोग बोलेंगे, उसकी रेडियस को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं उस एटम के। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं अच्छी तरीके से यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ।
एक ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट यहाँ हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से, ऐसे हमारे पास ऑर्बिट बनाएंगे। मान लेते हैं यही उसका nth ऑर्बिट है, ये हमारे पास nth है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास, और साथ में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हम लोग क्या बोलेंगे इसको आर एन, सबसेट में वो लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मैं यहाँ पे नाम इसे दे सकता हूँ। ठीक है, हमें पता है इसके चार्ज है Ze के बराबर है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले अगर मेरे को रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें दो रिलेशंस पता है जो कि बोर भाई साहब ने दिया था। क्या था वो रिलेशन? सबसे पहला था कि के जेड स्क्वायर अपॉन हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर था। ठीक है सर जी, ये आर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिलेशन आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकालने वाला हूँ। क्या महत्वपूर्ण चीज निकालने वाला हूँ? बट उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे और करता हूँ। ये पहला बोर भाई साहब ने दिया था, और दिया था कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे था। और अगर मैं यहाँ पे मैं अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूँ, वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास एन एच अपॉन एम आर 2 पाई, या फिर 2 पाई एम आर के बराबर हो जाएगा। इसी वेलोसिटी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इसके जो है रिलेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस रिलेशन में अगर मैं के जेड में डाल देता हूँ तो क्या मेरे पास आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम, और v की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जगह 2 पाई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आर यहाँ से कट गया वापस से, तो हमारे पास अगर मेरे को रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं आर को इस तरफ लेके जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आर की वैल्यू जो है ये हमारे पास आर एन आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एम से, हाँ ये जो एम है ये हमारे पास एम स्क्वायर से कट गया, तो नीचे सिर्फ एन बचा है। तो जो रेडियस की वैल्यू आती है गाइस, रेडियस की जो वैल्यू आ जाती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। ये है हमारे पास रेडियस की वैल्यू आती है। जब ये सारे गाइस के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, एच वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई सब कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। जब हम लोग सारे को डाल देंगे यहाँ पे ना, सब वैल्यू को जब हम लोग डालेंगे तो एक छोटी सी यहाँ पे हमारे पास ना वैल्यू आ जाती है। एंड वो जो वैल्यू आती है गाइस, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे जो है ये डिराइव हुआ है वो याद रखें, तो आप कहीं भी अटक जाते हैं तो आप आसानी से ये निकाल सकोगे। तो जो आर एनथ है, जो है रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे सर ए नॉट क्या है? ए नॉट की वैल्यू जो है दैट इज 0.529 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर आती है, 5 एमस्ट्रॉन्ग की बराबर आती है। तो ए नॉट हम लोगों ने निकाल लिया, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट भी हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे निकाल दिया। अब गाइज साथ ही साथ क्योंकि रेडियस निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? बहुत ने तो अभी तक निकाल भी लिया होगा, नहीं निकाला तो देखिएगा इस क्या करना पड़ेगा। ये मेरे को वेलोसिटी मैंने निकाल के रखी है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालना है अगर, तो दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, और आर की जगह जो है आर एनथ मैं यहाँ पे डालूंगा, और आर एनथ कितना आया था गाइज? ये वाला जो हम लोग सिस्टम यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है उसी को यहाँ पे फिट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पूरा, एक सेकेंड, पूरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? दैट इज 2 पाई, और यहाँ पे पूरा आर की वैल्यू हम लोग जब रखेंगे दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम लोग ऊपर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब सॉल्व करोगे ध्यान से गाइस, तो वेलोसिटी जो है एनथ ऑर्बिट की वो हमारे पास यहाँ पे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच के बराबर आ जाएगा। जब वापस से यहाँ पे सारी वैल्यूज को आप फिट कर दोगे, सब कुछ यहाँ पे डाल दोगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है दैट इज वी नॉट जेड अपॉन ए के एन के बराबर आती है, वेयर जो वी नॉट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.2 अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा वाला साइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2.2 10⁻⁻6 ओनली मीटर पर सेकेंड माइनस टी होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट और हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट को टोटली अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो है लास्ट चीज बच जाती है जिसका नाम है एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट।
वेलोसिटी, रेडियस दोनों निकाल लिए हैं। अब जो है हमें निकालना है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में। कैसे निकालेंगे बताता हूँ आप सबको। और सबसे पहले इस स्लाइड को मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। nth ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट है वहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या है, वहाँ पे उस ऑर्बिट में उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, कोई भी सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होता है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, इस केस में हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। और यहीं पे सॉरी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पे काइनेटिक की जगह लिख दिया उसको, सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन हमारे पास आर के बराबर है। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाँ, हमारे पास एक चीज़ हमें फॉर्मूला पता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं यहाँ से ये कैंसिल कर दूंगा। जब कैंसिल करूंगा यहाँ से तो आप देख सकोगे, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इस तरफ ले लेता हूँ, चलो। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर जब गाइज आ गया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। और यहीं पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल एनर्जी मेरे को मिल जाने वाला है, डेट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, डेट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/r। जब इसको सॉल्व करेंगे डेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के जेड ई के बराबर हमारे पास इधर आ जाने वाला है। एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी है गाइस, के जेड पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगा जो हम लोग ने मिस कर दी थी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा इसको, देखिए ध्यान से, इसमें जो है एक नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास, या फिर आप दोनों कर सकते हो, वैसे तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। टोटल काइनेटिक प्लस हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधी सी बात ये है, हमारे पास 1/r माइनस 1/2r। जब इसे सॉल्व करेंगे डेट इज इक्वल टू 2r माइनस आर, आर हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास 2r स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 2r। मतलब सीधी सी बात है, टोटल एनर्जी जो है वो निकल के आ जाता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन हमारे पास 2r के बराबर। ऑफकोर्स ये माइनस में आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, माइनस इंडिकेट्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे अट्रैक्शन एनर्जी है। अच्छा, जब आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, पुट रेडियस की वैल्यू, कि रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला था nth ऑर्बिट का, तो हमारे पास बहुत सारा एक क्लमजी सा वो आएगा। जब हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो हमें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। तो कभी भी कोई अगर टोटल एनर्जी पूछा जाता है, डेट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल एनर्जी भी यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो है मैं एक टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबका ग्राफ बना के आपको दिखा दूंगा, जिससे और आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल सके। बात करूं अगर मैं यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख के काइनेटिक एनर्जी जो गाइस आया था हमारे पास, वो कितना आया था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर आया था। और यहीं पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, डेट इज इक्वल टू हमारे पास आया था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे r। और यहीं पे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू के माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन हमारे पास 2r। अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज माइनस ऑफ हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर है। हाँ जी सर, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है। एंड टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूं तो वो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ तो जो तीनों का रिलेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2।
के बराबर आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी दे के आपको काइनेटिक या फिर टोटल एनर्जी निकाला जाता है, तो ये अगर आपको रिलेशन पता होगा तो आप इजीली निकाल पाओगे। अगर मैं अब ग्राफ बना दूं, किसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एनर्जी वर्सेस रेडियस का, रेडियस के साथ एनर्जी का क्या वेरिएशन है अगर मैं बनाऊं, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि ये जो है लीनियरली हमारे पास घट रहा है। कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो, ये हमारे पास 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया, बट फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ये हो गया। तो ये मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है तो इसलिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की बात करता हूँ, टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसकी ऊपर क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ द 2r फैक्टर, इसलिए थोड़ा सा ऊपर वो आएगा, बट वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ग्राफ को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ध्यान रखना है, दोनों जो है यहाँ पे इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, तो गाइज बेसिकली सब कुछ मैंने बता दिया है आपको, टोटल एनर्जी सबके बारे में, टोटल एनर्जी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कुछ वेरिएशंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वेरिएशंस। तो आपको ध्यान से ये वेरिएशंस को सुनना है। क्या है वो वेरिएशन, सबसे पहले वेरिएशन अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन म्यू की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टी एन मतलब टाइम पीरियड nth ऑर्बिट की बात करता हूँ, दैट इज रेडियस का nth ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी का nth ऑर्बिट, वेलोसिटी का nth ऑर्बिट हमें पता है दैट इज v नॉट अपॉन z अपॉन ये है, और ये जो है हमारे पास क्या है, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन z के बराबर है। जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो क्लियरली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या, जो टाइम पीरियड है nth ऑर्बिट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर के ये है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो रिलेशन पूछा जा सकता है आप सबसे, दैट इज हमारे पास करंट इन nth ऑर्बिट। करंट हमारे पास जो है, करंट की बात कर रहा हूँ, ये इंटेंसिटी नहीं है, इन हमारे पास nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में करंट की अगर कभी बात छिड़ती है तो कैसे हम लोग करेंगे। हमें पता है कि I जो है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर होता है। हाँ जी सर, और Q जो है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड 1 अपॉन टी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब सर फ्रीक्वेंसी लिखा था मैंने, टाइम पीरियड आपने निकाला, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालो। हमें पता है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एन के बराबर है, अगर मैं वी एन निकाल रहा हूँ तो इसीलिए जो वी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का क्यूब ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा क्यू का तो मुझे पता है, बट आई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के ही सेम हमारे पास सिमिलर फ्रीक्वेंसी की तरह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं गाइस कुछ और हमारे पास। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की अगर मैं बात करता हूँ, एट सेंटर ऑफ कोर्स, एट सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज सेंटर ले रहे हैं, ये क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r n। तो आई एन हमें पता है क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं दिस इज आई एन की बात करता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहीं पे अगर मैं आर एन की बात करूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बी एन है, बी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 5। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो ये हम लोगों ने सारा जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरिएशंस,
फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन, टाइम पीरियड के साथ वेरिएशन एंड करंट के साथ वेरिएशन, ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है। मेनली आपको जो है फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। जो 2 और 3 है वो हमारे पास स्पेशल केस मैंने बता दिए हैं, कभी पूछ लिया जाता है तो आपको मिस नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए। और यही इसी के साथ और एक बता देता हूँ, इसको आपको खुद सॉल्व करना है कैसे। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये कैसे आया आपको फॉर्मूला पता है, उसको लगा के आप यहाँ से निकालना, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है सर जी, ओके। तो गाइज हम लोगों ने पूरा बोर वाला जो हमारे पास यहाँ पे बोर मॉडल ऑफ एटम था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग जानने वाले हैं लास्ट हमारे पास और एक जो है टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं हम अपने स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रा के बारे में। सबसे पहले हमें पता है ना, जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं ना गाइज, उसमें क्या होता है हमारे पास ईच लेवल या ईच ऑर्बिट है फिक्स्ड एनर्जी, जिन्होंने बोहर जी ने कहा था ये चीज। ठीक है, एवरी ऑर्बिट या लेवल कह सकते हैं, एवरी ऑर्बिट लेवल हैव फिक्स्ड एनर्जी, हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिक्स्ड एनर्जी हम लोग ये कह सकते हैं। इसी के ऊपर क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्पेक्ट्रा के ऊपर। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या लिया गया, व्हाइट लाइट को लिया गया, व्हाइट लाइट जो होता है वही हमारे पास लिया गया है। उसके बाद हमारे पास 2 यहाँ पे फिनोमेना हुए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी व्हाइट लाइट को यहाँ पे मैंने प्रिज्म आपने पता है समोसा नहीं गई, ये क्या है पता चला किसी को भूख लग गई, यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या है प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म में से मैंने जब व्हाइट लाइट को पास किया, आप पढ़ के आ चुके हो, डिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, जो भी होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाई दिया। अगर मैं सिंपली यहाँ पे पास करता हूँ तो मेरे को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाई दिया। अब एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, विबज्योर जिसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब 7 रंग हमारे पास रेनबो दिखाई दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, विबज्योर हमारे पास यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, और पर मैंने क्या किया, अब मैंने अगर इसी व्हाइट लाइट को पहले क्या किया, क्लाउड गैस में, यहाँ पे एक गैस होता है जिसमें क्लाउड गैस जिसे बोलते हैं, उसको पहले उसमें पास किया एंड उसके बाद क्लाउड गैस से मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिज्म से पास किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसे प्रिज्म से पास किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन 2 टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रम दिखाई दिए, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया एक, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास इधर हो गया। एंड इसी क्लाउड गैस को अगर मैं दूसरी तरफ से यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिज्म से पास किया, दिखाऊं आपको अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा 2 टाइप के दिखाई दिए मैंने आपको जैसे ही कहा। दूसरा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया। ओके सर जी, सर ये होता क्या है एमिशन एब्जॉर्प्शन, बता दीजिए। बताएंगे, जरूर बताएंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड गैस जब उन्होंने पास किया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन उछलेगा, क्या उछलेगा, मैंने यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा, फिर भी हिंदी में लिख रहा हूँ, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक्साइट हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा ना तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज्ड। और इसी एनर्जी रिलीज से हमारे पास कलर जो है यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ब्लैक, मतलब कुछ लैम्डा, कुछ वेवलेंथ के कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो गए एटम से, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर जो है यहाँ पे ब्लैक दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं बताता हूँ। सिमिलरली अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं, जो एटम्स यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स एमिटिंग, यहाँ पे क्या होता है, एटम्स या इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है। एंड इसी कारण जो एटम्स है वो हमारे पास लाइट को एमिट करते हैं, एटम्स एमिट लाइट एमिट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ ओनली, ऑफ पर्टिकुलर वेव, जिस एनर्जी से गिरा है उसी वेवलेंथ का हमारे पास यहाँ पे लाइट को एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आएगा और वहाँ पे अब्जॉर्प्शन में हमारे पास नीचे से ऊपर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूँ ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक उन्होंने यहाँ पे देखा जहाँ पे टेस्ट हो रहा था। ठीक है, उन्हें देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ जहाँ पे वो एब्जॉर्ब किया है वहाँ पे लाइट, तो यहाँ पे कुछ ब्लैक बैंड्स दिखी। अब ये जो है ब्लैक बैंड्स तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ग्रे से दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ना, ऐसी शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे ब्लैक बैंड्स देखने को मिले। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ब्लैक बैंड्स, ध्यान रखना गाइस, ब्लैक बैंड्स कुछ दिखने देखिए, जहाँ पे ये ब्लैक बैंड्स है वहीं हमारे पास वो जो वेवलेंथ की हमारे पास लाइट है वो क्या हुई है, यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए हमें वो कलर नहीं दिख रहा है, इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। बट एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, सॉरी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, तो कुछ कलर्स के यहाँ पे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने
रेड वेवलेंथ का दिया तो रेड दिखने लगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ग्रीन का दिखा तो ग्रीन हमें देखने को मिला यहाँ पे। फिर गई अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को ब्लू देखने को मिला, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रंग देखने को मिले, कुछ कुछ ही रंग, ठीक है। तो ये होता है गाइज हमारे पास पूरा जो कंसेप्ट है स्पेक्ट्रल लाइट का। अब ये होता क्या है, हम हाइड्रोजन को स्पेसिफिक मान के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बाकी आगे और भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था मेन बेसिक स्पेक्ट्रल होता क्या है, स्पेक्ट्रा होता क्या है, और अब जो है हम लोग कुछ सीखने वाले हैं नया हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अगर मैं बात करूं, ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास nth ऑर्बिट है जो कि इन्फिनाइट में जाके खुल रहा है, मान लेते हैं, जहाँ पे En दैट इज एनर्जी जो है वो जीरो हो चुकी है, ठीक है सर जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़े से पास पास बना देता हूँ, ये जो है हमारे पास यहाँ पे 3-4 मैंने ऑर्बिट्स बना दिया है। मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, थोड़ा सा ये दूर बनाऊंगा इसको। ये हमारे पास n बराबर 1 है, ये हमारे पास n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और ये n बराबर हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 तक मैंने बनाया है। जब वो जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था ई एन का, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, सॉरी हमारे पास -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए है ओनली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब n बराबर 1 होगा, जब आप पुट करोगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, इसकी जो एनर्जी आ जाएगी En1 जो है दैट इज इक्वल टू -13.6 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं वहाँ पे पुट करूंगा En2 जो है दैट इज इक्वल टू -3.4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं En3 निकालता हूँ, एनर्जी 3 दैट इज इक्वल टू -1.51 के बराबर आ जाएगा, और सिमिलरली En4 जो है दैट इज इक्वल टू -0.85 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये हम लोगों ने सीधी सी बात है एनर्जी यहाँ पे निकाल ली है। तो गाइस इसमें हम लोग एक अज्यूम करते हैं क्या, मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आए जो कि हमारे पास n बराबर 1 में है, ठीक है, मतलब लोएस्ट ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। मैंने क्या किया, इस हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने एक एनर्जी दे दी लैम्डा, जो है यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ है, उस एनर्जी मैंने यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दी। तो एनर्जी इसको मिला तो उसके पास क्या हो गया, वो या तो n बराबर 2 में जाएगा, या n बराबर 2 में भी जा सकता है, n बराबर 3-4 कहीं भी जा सकता है, ठीक है। जितनी डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा यू आर प्रोवाइड, वो उस हिसाब से जितनी एनर्जी उसको मिली है उस हिसाब से वो जाएगा। मान लेते हैं तो यहाँ पे जब जाएगा वो एक्साइट हो, यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। सिमिलरली मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नंबर जो है ऑर्बिट n बराबर 3 में है। मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने क्या किया, कुछ एनर्जी ऊपर से पाके वो क्या हो गया, मान लेते हैं n बराबर 2 में आ गया, या फिर n बराबर जो है यहाँ पे हमारे पास 1 में आ गया। अगर वो n बराबर 1 में आता है, मान लेते हैं n बराबर 1 में वो उसने एक लैम्डा 2 हमारे पास यहाँ पे एक वेवलेंथ का यहाँ पे एनर्जी रिलीज किया, और यहाँ पे हमारे पास n बराबर 1 n लैम्डा 1 का यहाँ पे लैम्डा 1 का यहाँ पे ये किया। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एंड इस केस में हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को यहाँ पे हमारे पास मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे पास यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंड अदर थिंग्स आपको समझ में आई होगी, ठीक है सर जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट का एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको करवा के दिखा दूंगा, बट हमारे पास इस सिलेबस में नहीं है, तो बाद में हम लोग अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है टॉपिक, दैट इज रिडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, रिडबर्ग्स सर जी का फॉर्मूला। रिडबर्ग भाई साहब ने जो है यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर के ऊपर डिपेंड करता था। वेव नंबर जिसे हम लोग कहते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार, इज इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास यहाँ पे लैम्डा, इसको भी बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास, अलग कलर से यहाँ पे लिखने की कोशिश थोड़ी सी करता हूँ मैं, थी नहीं गई, लड़की नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो 1 अपॉन लैम्डा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या इन्होंने दिया, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, 1 अपॉन, एक सेकेंड, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर के बराबर है। सर रुको, ये n1 n2 क्या है ये बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, और r क्या है वो भी बता दीजिए। z तो एटॉमिक नंबर है, सबको पता है। n1 की अगर मैं बात करूं गाइज, वो होता है इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट से डी एक्साइट हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्टेट या इलेक्ट्रॉन की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू विच इट्स
डी एक्साइटेड, डी एक्साइटेड मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, एंड जहां इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड। ठीक है, इंग्लिश है बट आपको समझ जाना है। जहां से इलेक्ट्रॉन नीचे उतरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, N1 बोलते हैं। सॉरी, जहां पे नीचे उतर गई है उस ऑर्बिट को N1 बोलते हैं, और जहां से उतरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। सर ठीक है, समझ में आ गया। अब बता दीजिए R की वैल्यू क्या है। R की वैल्यू इसे हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू 109,109,677 और Cm-1। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते मेरे को गाड़ी नंबर याद आ गया। जैसे हमारे पास रेलवे में, हमारे पास जब मैं जाता था पापा के साथ घूमने के लिए ट्रेन में, तब बोला जाता था गाड़ी नंबर 456 ब्ला 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 321 इतने समय के अंदर पहुंचेगी यात्रीगण, ध्यान दे। ठीक है, तो ऐसे ही बोलता था। मेरे को अचानक से थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो गया कि ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारे पास रेडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या हो गया, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर एक्साइटेड स्टेट को अलग अलग नाम दिया गया, और उस सीरीज के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज को डिसाइड किया गया। क्या, स्पेक्ट्रल सीरीज को डिसाइड किया गया। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो है हमारे पास टू विच इलेक्ट्रॉन जो है वो इज डी एक्साइट्स, उसको डिसाइड करता है। और ये क्या है गाइस, वो हमारे पास मैं आपको टेबल से बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास इन्फिनाइट है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ एन, अगर एक मैं बना देता हूँ एन बराबर 6, ये हो गया हमारे पास एन बराबर 5, ये हो गया हमारे पास एन बराबर 4, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एन बराबर 3 हो गया ये ना, हाँ, एन बराबर 2 आ गया फिर। ठीक है, सॉरी एम लिख दिया मैंने गलती से, एन बराबर 2 आ गया, और फिर आता है हमारे पास थोड़ी देर बाद एन बराबर 1। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं एन बराबर 1 को, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, हम लोग ऐसे नाम देते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 में है, या तो वो हमारे पास 5 में आएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 में है तो या तो वो पूरे एन बराबर 1 में आ जा सकता है डी एक्साइट होके, या वो हमारे पास एन बराबर 2 में आ सकता है, या वो आ सकता है एन बराबर 3 में, या वो आ सकता है एन बराबर 4 में, या फिर आ सकता है वो एन बराबर 5 में। यहीं पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, दूसरा कलर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रेड ले लिया। इलेक्ट्रॉन एन बराबर 5 में है तो वो एन बराबर 1 में आ सकता है, या तो वो हमारे पास एन बराबर 2 में आए, या फिर वो एन बराबर 3 में आए, या फिर वो एन बराबर 4 में आ जाए। और यहीं पे सिमिलरली अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास सॉरी हमारे पास चौथे ऑर्बिट में है, तो वो या तो ऐसे आएगा ग्राउंड स्टेट में, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ही आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड में है तो वो या तो ग्राउंड या फिर सेकंड में आएगा। और सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे है तो वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एन बराबर जिसको यहाँ पे हम लोग पी फंड सीरीज ही बोलते हैं। वैसे थोड़ा सा मैंने इसे गलत बना दिया है, हम लोग को यहाँ पे नीचे से ऊपर होना चाहिए था, उसको मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पे बनाने की कोशिश कर दी है, बट कोई बात नहीं, इसको उल्टा होना चाहिए था यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। सीधी सी बात यह है, हमारे पास ये पी फंड सीरीज होता है, उसके नीचे जो होता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास, सीधी सी बात है, ग्राउंड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। फिर आता है बामर सीरीज, बामर। फिर आता है हमारे पास पास्टन सीरीज, पास्टन। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट आता है। देन गाइज आता है हमारे पास पी फंड, एंड देन हम्फ्री, ऐसे करके चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है स्पेक्ट्रल सीरीज। और मैं आपको एक टेबल अटैच कर दूंगा इसी स्लाइड के पीछे, अभी कर देता हूँ एक सेकंड, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है, रीजन कहाँ पे वो लाई करते हैं, और N1 N2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा इधर, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये हमारे पास क्या है, पास्टन। सबसे पहले अगर हमारे पास N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारे पास सीरीज का नाम L1 लाइमन हो जाएगा। फिर बारमर अगर N1 की वैल्यू 2 है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी वैल्यू 2 है, अगर पास्टन की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूंगा, ब्रैकेट हमारे पास पी फंड है, ब्रैकेट एंड पी फंड आता है। लाइमन की बात करूं, ये हमारे पास यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में याद करता है। और जो चीजें हमें देखने को मिल रही है आज, जो आप मेरे को देख पा रहे हो, या कुछ भी आप अगर विजिबल है आपको, तो वो बामर सीरीज में ही लाइट आ रही है, लैम्डा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आपको देखना विजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड मतलब जो है 2 में आ रहा है, तभी आपको देखने में N1 की वैल्यू 2 है, तभी आप देखने में
मेरे को समर्थ हो, नहीं तो नहीं समर्थ होते, ठीक है। तो ये आपको मैंने टेबल अटैच कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। लाइमन, बामर, पास्टन, पी फंड एंड पी फंड ब्रैकेट ऐसे करके होता है। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, और लास्ट में और एक आता है हम्फ्री होता है ये, वो भी मैं यहाँ पे अटैच लिख देता हूँ, कोई ना। ये क्या होता है, हम्फ्री भी एक होता है, हम्फ्री, हम्फ्री होता है एक हमारे पास, जिसमें n1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 6 होती है। एंड इससे ज़्यादा 7 8 कुछ भी आप डालो इसके बाद में, वो भी हमारे पास इधर होगा। एंड ये जो है हमारे पास ये इंफ्रारेड रे के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए हमारे पास इधर होती है, तो ये भी हमारे पास ध्यान रखना है। बेसिकली 5 आपको ध्यान रखने से आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, बता दिया है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है मैक्सिमम या मिनिमम लैम्डा या वेवलेंथ इन एनी सीरीज। क्वेश्चन में पूछा होगा कि आपको कोई भी हमारे पास सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए या फिर मिनिमम वेवलेंथ बताइए, मैक्सिमम एनर्जी बताइए या मिनिमम एनर्जी बताइए, कैसे निकालेंगे। फॉर लैम्डा मिनिमम या मैक्सिमम हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें n1 और n2 की वैल्यू पहले चाहिए। हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 जेड स्क्वायर, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ठीक है सर जी। अब मेरे को अगर n2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगी ना, तो हमारे पास यहाँ पे ई मिनिमम हो जाने वाला है। आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, आप सबको पता है। इससे हमें ये मिल जाता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और अगर लैम्डा मिनिमम है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वाला हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, तो लैम्डा हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। और जब भी हमें कभी एनर्जी के बारे में पूछा हो तो आप इस चीज को यूज करके आप इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे जो बवाल पॉइंट है जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बवाल पॉइंट ये है हमारे पास, डेट इज n1 की वैल्यू। इस अगर कभी भी हमारे पास यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम की बात मैं करता हूँ, तो अगर कभी हमारे पास n1 की वैल्यू हमेशा सीरीज नेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बामर की बात करें तो n बराबर 2 लेंगे, लाइमन की बात करें n1 बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा सीरीज के नेम के ऊपर, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और अगर मैं n2 की बात करूं, n2 आपको क्या लेना है, जिससे लैम्डा अगर मैक्सिमम चाहिए, n2 की वैल्यू क्या होगी, अगर लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो n2 की वैल्यू जो है वो n1 प्लस 1 लेंगे। और अगर लैम्डा मेरे को यहाँ पे मिनिमम चाहिए तो जो n2 की वैल्यू मैं इन्फिनाइट यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके सारे सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट की ओर, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि आपको याद रहना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके सर जी, तो बता दीजिए क्या है वो चीज। सबसे पहले कभी कभी सीरीज लिमिट वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो क्या कैटेगरी है, सीरीज लिमिट कभी पूछ लेंगे। सीरीज लिमिट क्या होता है, सीरीज लिमिट, अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूं फॉर बामर की, फॉर बामर मान लेते हैं, ठीक है। तो बामर सीरीज लिमिट क्या हो जाएगा, n1 को मैं 2 लूंगा, और n2 जो है वो क्या लेना चाहिए, 3 लूं या 4 लूं या क्या लूं, इन्फिनाइट लूं, बता दीजिए। अगर कभी सीरीज लिमिट पूछा हो, सीरीज लिमिट वाले क्वेश्चन में जो बवाल पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। बवाल पॉइंट क्या है सीरीज लिमिट में, अगर कभी पूछ लिया जाता है सीरीज लिमिट बता दीजिए, तो उस केस में हमारे पास n1 को हमारे पास सीरीज नेम के हिसाब से लेना है, सीरीज नेम के हिसाब से लें। और n2 की वैल्यू आपको इन्फिनाइट लेनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास लैम्डा मिनिमम वाला केस हो गया, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। थर्ड जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, थर्ड कैटेगरी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन लाइन इन एनी सीरीज, ठीक है। अल्फा बीटा गामा या फिर डेल्टा लाइन इन एनी सीरीज, इन एनी हमारे पास सीरीज, जो भी सीरीज में आपको अल्फा बीटा गामा लाइन की वैल्यू पूछेगा तो कैसे बताएंगे, सीधी सी बात है। सपोज मान लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज बीटा लाइन ऑफ लाइमन बता दीजिए। बीटा लाइन ऑफ लाइमन बताने के लिए ऐसे पूछा, क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सीधी सी बात है, इस केस में या फिर बीटा लाइन और लाइमन पूछ लिया या फिर अल्फा लाइन ऑफ बामर पूछ लिया जाता है, तो उस केस में n1 की वैल्यू हमारे पास बवाल पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ। बवाल पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में, हमारे पास बवाल पॉइंट हो जाएगा n1 की वैल्यू मेरे को सीरीज नेम के ऊपर डिपेंड करती है। लाइमन है तो n1 बराबर मैं 1 लूंगा, बामर है तो n1 बराबर मैं 2 लूंगा, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो और अल्फा अगर कभी पूछा हो, अल्फा लाइन बता दीजिए, डेट इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू हमारे पास n1 प्लस 1 लूंगा। बीटा अगर पूछा हो, डेट इज इक्वल टू हमारे पास n2 होता है, डेट इज n1
प्लस 2 के बराबर होता है। गामा की बात करता हूँ, दैट इज हमारे पास N2, वो हमारे पास क्या हो जाएगा N1 प्लस 3। और अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, दैट इज N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, गामा डेल्टा के ऊपर एक एक करके ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा पूछा हो तो N1 प्लस 1, गामा बीटा पूछा हो तो N1 प्लस 2, या फिर गामा गामा पूछा हो तो N1 प्लस 3, और डेल्टा पूछा हो तो N1 प्लस दिस। तो बीटा लाइन ऑफ लाइवन पूछा है तो N1 को मैं क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा। N1 को क्या लूंगा, सीरीज नेम के ऊपर 1। और यहाँ पे N2 बीटा लाइन पूछा है, दैट इज 1 प्लस हमारे पास जो है बीटा लाइन है, दैट इज 2 हो जाएगा, दैट इज 3 लूंगा। सीधी सी बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे पूरी बात पता चल चुकी है, सब कुछ समझ में आ चुका है। इसी के साथ गाइज हमारे पास पूरा आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग पूरा न्यूक्लियाई को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और मुझे पता है कि आप लोग जो है वेट कर रहे होगे कि सर आपने एक्सरे वाला टॉपिक नहीं कराया। जिसने तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है उसको पता होगा कि इसमें जो है इस चैप्टर में एक्सरे वाला कंसेप्ट भी आता है। तो मुझे याद है गाइज, मैं उसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्किप कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसको जो है मैं न्यूक्लियाई के बाद लेने वाला हूँ, बिकॉज उसके साथ आपको क्या करना है ना, इस पूरा जब मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा एक ग्रिप बन जाएगा पूरे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो आपको सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे। उसके बाद मैं एक्सरे को लेने वाला हूँ, बिकॉज एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। उसको जब आप करोगे, जेई मेन से अभी तक एक्सप्लोर ज़्यादा हुआ नहीं है, बट कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं न्यूक्लियाई के बाद एक्सरे वाला टॉपिक अलग से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा के रख लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यस। और इसी के साथ गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, एंड साथ में बहुत सारे फॉर्मुला शीट सेशन पीडीएफ तो मिलते ही रहते हैं। वहाँ पे अपडेट्स भी आपको मिलेंगे क्लासेस के बारे में। एंड नेक्स्ट टर्म में हम लोग न्यूक्लियाई को खत्म करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। एंड अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है गाइज इस सेशन से, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी आपको अगर शेयर करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।